देखो भाई, समझने वाला टॉपिक है अगेन, है ना। दूसरी बात, वही बड़ा टॉपिक है, ठीक है ना। जैसा आयनिक इक्विलिब्रियम था। हाँ, आ जाओ। थोड़ा सा चीजों को, मतलब वही वाली बात है कि जैसा आयनिक इक्विलिब्रियम में अपन बना रहे हैं ना कि हाँ सर, पीएच कैलकुलेशन में हम कैसे अप्रोच करते हैं, है ना, कि हमें सवाल में क्या गिवन है, कौन से इलेक्ट्रोलाइट है, कौन से इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं, इससे क्या है, चीजें अलग अलग रहती हैं, है ना। उसी वे में यहाँ पे भी चीजों को समझ के चलेंगे अपन, ठीक है ना। मतलब ठीक है, फॉर्मूले तो याद करने ही है, कुछ कुछ फॉर्मूले, बट समझने का काम भी उतना ही है। और टॉपिक को समझने से पहले ना आपको बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातों का के बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी कि हाँ भाई, कोई भी बहुत सारी ऐसे टर्म होंगी जो एकदम नई इंट्रोड्यूस होने वाली है यहाँ पे, है ना। तो पहले अपन सभी उन टर्म्स के बारे में ही बात करेंगे कि कौन कौन सी टर्म्स हैं, थर्मोडायनेमिक्स क्या चीज है, कहाँ अपन अप्लाई करेंगे, है ना, क्यों अपन अप्लाई करेंगे। आई थिंक थर्मोडायनेमिक्स के बारे में जो है क्लास 10 तक आप कुछ भी नहीं पढ़ते हैं भाई। जैसा मोल वगैरह हो गया, स्टोइकियोमेट्री हो गया, है ना, एसिड बेस हो गया, इनके बारे में फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया अपने को क्लास 10 तक दिया जाता है कि एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, इनकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, है ना, ये सारी चीजें। थर्मोडायनेमिक्स आप ये मान के चलो कि एकदम नई चीज है, समझ के चलोगे बहुत बढ़िया मजा आने वाला है, ठीक है ना। हर एक चीज को अपन समझ के चलेंगे, और पहले अपन इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स हैं, है ना, उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहली बात तो थर्मोडायनेमिक्स कहाँ पे काम आएगी अगर इस बारे में अपन क्लैरिटी लेके आना चाहें, ठीक है ना। तो एज ए केमिस्ट जब भी कोई केमिकल प्रोसेस होता है, आ जाओ भाई, जब भी कोई केमिकल या फिजिकल प्रोसेस होता है, केमिकल और फिजिकल प्रोसेस, केमिकल और फिजिकल प्रोसेस का मतलब क्या है, सबसे पहली बात तो ये, केमिकल और फिजिकल प्रोसेस का मतलब है कोई भी बदलाव जो आप अपने चारों तरफ देख रहे हैं, किसी भी टाइप का बदलाव, चेंज, ये कोई केमिकल रिएक्शन भी हो सकता है, ये कोई फेज में चेंज भी हो सकता है। जैसे मान लो मैं बोलूं कि ऐसा है, अपन ने यहाँ पे बर्फ का टुकड़ा रख दिया, ये पिघल रहा है, तो सर इसमें क्या हो रहा है, बर्फ जब थी तो इट वाज इन सॉलिड फेज, क्या था, H2O वाज इन सॉलिड फेज। जब ये पिघल गया, पानी बन गया, तो अभी भी क्या है, H2O ही है। फर्क क्या है, अब ये सर लिक्विड फेज में है, ये क्या है, फेज चेंज है। फेज चेंज मतलब इसको हम एक फिजिकल प्रोसेस कह सकते हैं, सही बात है, ठीक है। यही बात अगर मान लो सर कि अपन ने एक कंटेनर में नाइट्रोजन हाइड्रोजन ले लिया, और इस नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्या बन गया, अमोनिया बन गया, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हुआ, पहले हमारे पास नाइट्रोजन हाइड्रोजन थे, अब क्या हो गया सर, अब एक डिफरेंट टाइप का कंपाउंड बन गया जिसका फॉर्मूला हम क्या बता रहे हैं, अमोनिया NH3 बता रहे हैं। तो यहां पे क्या हुआ सर, एक केमिकल रिएक्शन हो गई। कोई भी केमिकल या फिजिकल प्रोसेस के बारे में क्या क्या बातें अपन केमिस्ट्री वाले पार्ट में पढ़ते हैं, है ना, या एज ए केमिस्ट अपन किन किन बातों के बारे में डील करते हैं, है ना। अभी अभी अपन ने खत्म करा एक तो इक्विलिब्रियम, है ना। तो इक्विलिब्रियम में हम क्या कह रहे थे कि सर देखो, जब कभी भी आपकी कोई भी रिएक्शन हो रही है अंडर सर्टेन कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, है ना, होता क्या है, चाहे आप इनिशियली रिएक्टेंट लो, चाहे प्रोडक्ट लो, चाहे दोनों चीजें ले लो, हम ये कहते हैं कि ऐसा है, कोई भी केमिकल या फिजिकल प्रोसेस जो है हमेशा कहाँ पे जाने की कोशिश करता है, इक्विलिब्रियम पे, है ना। हमेशा कहाँ पे जाने की कोशिश करता है, इक्विलिब्रियम पे। वाकई में सर ऐसे क्यों, इक्विलिब्रियम पे ही क्यों जाता है, इक्विलिब्रियम पे ही कोई भी प्रोसेस इक्विलिब्रियम की तरफ ही टेंड क्यों करता है। आपने तो सिर्फ ये बात सिखाई है डायरेक्टली, आज उठा जाओ, है ना। आपने तो इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में तो डायरेक्टली ये बात बोली कि बेटा देखो, कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन आपको दिखे, ये हमेशा टेंड करेगी किसकी तरफ, इक्विलिब्रियम की तरफ, सही बात है ना। लेकिन सवाल वहां पे ये, इसका जवाब नहीं था हमारे पास कि इक्विलिब्रियम की तरफ ही क्यों, या इक्विलिब्रियम स्टेट ही मोस्ट स्टेबल स्टेट क्यों है। उसका जवाब अपने को कहां मिलेगा, अब थर्मोडायनेमिक्स में मिलेगा, है ना। आपको याद हो तो अपन ने एक्सरसाइज थर्ड में केमिकल इक्विलिब्रियम के कुछ फ्री एनर्जी से रिलेटेड सवाल थे, जी डेल्टा जी वगैरह से, जिनके लिए मैंने बोला था कि बेटा ये चीज अपन थर्मो में डील करेंगे, है ना। तो कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे ही क्यों जाती है,
या ये कैसे डिसाइड होता है कि कोई भी रिएक्शन में चेंज आना कब बंद हो जाते हैं या कब बंद नहीं होते, है ना? अच्छा जरूर एक चीज बताऊं, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मान लो 25 डिग्री सेंटीग्रेड 180 पे अपन ने H2O की ही बात कर लेते हैं ना, H2O सॉलिड अपन ने लिया, मतलब आइस अपन ने ली, ठीक है ना? क्या होगा सर? देखो, इस जो कंडीशन आप दे रहे हो ना 25 डिग्री सेंटीग्रेड 180 रूम टेम्परेचर वाली कंडीशन, इन कंडीशन पे हमें ये पता है कि H2O जो सब्सटेंस है इसका कौन सा फेज स्टेबल है? लिक्विड फेज। ये किस फेज में एग्जिस्ट करता है? तो अगर आपने मान लो आइस लिया हुआ है, अगर आपने आइस लिया हुआ है तो क्या होगा? बोलो ये आइस जो है फाइनली कन्वर्ट होके किस में जाएगा? लिक्विड में। अच्छा ऑन द अदर हैंड दूसरी बात सोचो कि मैं बोलूं आपसे कि बेटा वाटर की वेपर्स अपन ने एक कंटेनर में ली हुई है और इस कंटेनर को अपन रख देते हैं कहां पे? 25 डिग्री सेंटीग्रेड 180 क्या ये वेपर्स नहीं रहेगा? नहीं सर, ये वेपर्स ठंडी होंगी, कंडेंस होके किस में कन्वर्ट होंगी? लिक्विड में। तो एक बात समझ रहे हो कि सर लिक्विड में ही क्यों? क्योंकि सर किसी भी एक गिवन पर्टिकुलर कंडीशन पे हर एक सब्सटेंस का या किसी भी केमिकल या फिजिकल रिएक्शन का एक पर्टिकुलर स्टेबल स्टेट होता है। ये अगर उस पर्टिकुलर स्टेट में नहीं है तो ऑटोमेटिकली ही उसकी तरफ टेंड करेगा। समझना, H2O के तीन डिफरेंट फेजेस अपने पास, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मैं तीनों को सेम कंडीशन पे रखूं तो कौन सी फेज एग्जिस्ट करेगी? सर लिक्विड वाली एग्जिस्ट करेगी। कारण क्या है? क्योंकि सर जो कंडीशन आप ले रहे हो, अब आप सोचो कि यही चीज मैं आपको ये कह देता कि नहीं बेटा, अपन ने जो टेम्परेचर है ना 125 डिग्री सेंटीग्रेड कर रखा है, प्रेशर 180 में, अब अभी भी क्या H2O लिक्विड में रहेगा? नहीं सर, 125 मतलब 100 से ऊपर चले गए आप, 100 डिग्री इज द बॉइलिंग पॉइंट। तो अब आप क्या कहोगे? सर जो H2O होगा ना वो गैसियस फेज में, मतलब वेपर्स के फेज में एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है? अगर H2O गैसियस फेज में है तब तो ठीक है, ये एग्जिस्ट कर जाएगा इसी टेम्परेचर पे। लेकिन अगर मान लो आपके पास H2O लिक्विड फेज में है तो ये कहां जाके रुकेगा? गैसियस फेज में। सॉलिड फेज में है तो भी सर सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से फाइनली किस में कन्वर्ट होगा? गैस में कन्वर्ट होगा। मतलब किसी भी एक गिवन कंडीशन पे हमेशा किसी भी सिस्टम का, है ना, किसी भी सिस्टम का एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, या तो वो सिस्टम उस कॉन्फ़िगरेशन पे है ना, या फिर नहीं है। अगर है तो वेल एंड गुड है, वहीं पे रहेगा, देयर विल बी नो नेट चेंज। ऐसी स्टेट को ही हम इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं, जहां पे कोई नेट चेंज हमें देखने को ना मिले। लेकिन अगर मान लो ऐसा है कि भाई ये जिस फेज में स्टेबल होता है उस फेज में नहीं है, तो क्या होगा? फिर सर ये चेंज होगा। चेंज होगा इसका मतलब क्या होगा? ये रिएक्शन हो जाएगी। बोलो। तो एज ए केमिस्ट हमें क्या क्या बताना है थर्मोडायनेमिक्स में या किसी भी केमिकल या फिजिकल प्रोसेस के बारे में, है ना? क्या क्या चीजें बतानी है कि सर किसी भी गिवन कंडीशन पे किसी भी प्रोसेस की फिजिबिलिटी, फिजिबिलिटी बोलूं या फिर स्पॉन्टेनिटी बोलूं, स्पॉन्टेनिटी या फिजिबिलिटी, फिजिबिलिटी के बारे में, फिजिबिलिटी या पॉसिबिलिटी, और सिंपल वे में बोलूं कि भाई ऐसा है वापस वही सवाल कि मैं 25 डिग्री 180 डिग्री 180 प्रेशर पे मैं आपको आइस H2O जो है वो सॉलिड फेज में दे रहा हूं, तो बताओ इसकी फिजिबिलिटी लिक्विड में कन्वर्ट होने की है या नहीं है? है सर। इसका मतलब ये प्रोसेस हो जाएगा। सही बात है ना, बर्फ जो है वो पिघल जाएगी, क्या बन जाएगी? लिक्विड। अब इसका उल्टा मैं पूछूं कि बेटा 25 डिग्री सेंटीग्रेड 180 पे अपने पास लिक्विड वाटर है, क्या ये आइस में कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं सर, इन कंडीशन पे तो नहीं होगा। मतलब किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन पे, किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर पे कोई भी रिएक्शन होगी या नहीं होगी, इस बात का जवाब देना इज कॉल्ड रिएक्शन होगी तो फिजिबल है, नहीं होगी तो इट इज नॉट फिजिबल। सही बात है। तो एक तो बात अपन बताएंगे कि सर इसमें इस चैप्टर में अपन ये सीखेंगे, ये बताना सीखेंगे कि कोई भी रिएक्शन कब हो जाएगी, कब नहीं होगी, है ना, एक्सटेंट रिएक्शन का ज्यादा होगा, कम होगा, ये सारी बातें अपन करेंगे। दूसरी बात क्या करनी है इस चैप्टर में, जब भी कोई केमिकल या फिजिकल रिएक्शन होते, देखो इसके बारे में भी थोड़ा बहुत आइडिया अपन ने लिया है। अपन रिएक्शंस को ना दो कैटेगरी में क्लासिफाई किए थे, एक एक्सोथर्मिक और एक एंडोथर्मिक। अच्छा, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का मतलब क्या है? सर इसका मतलब अभी तक तो हम ये जानते हैं कि एक्सोथर्मिक मतलब जिसमें हीट रिलीज होती है, करेक्ट, और एंडोथर्मिक मतलब जिसमें
हीट एब्जॉर्ब होती है, यानी कि जब कोई भी रिएक्शन होगी तो कुछ सर्टेन हीट के ट्रांसफर या एनर्जी के ट्रांसफर होंगे, या तो एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकती है या फिर एनर्जी रिलीज भी हो सकती है। अब यहां पे अपन क्या बताना चाहेंगे कि जब भी कोई रिएक्शन होती है तो कितने एनर्जी ट्रांसफर होते हैं। एनर्जी का जो ट्रांसफर होगा वो कितना होता है। एनर्जी के बहुत सारे अलग अलग फॉर्म है, जैसे आप बोलो ना हीट, हीट भी एनर्जी का ही एक फॉर्म है, और भी बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स में एनर्जी, मैंने जनरल टर्म लिख दी एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी है सर, ये भी एनर्जी, रेडिएशन वाली एनर्जी ये भी एनर्जी है, हीट भी एनर्जी है ना, वर्क भी एनर्जी, अपन किसी चीज को धक्का मार रहे हैं तो भी अपन उसको एनर्जी ही ट्रांसफर कर रहे हैं बेसिकली। सही बात है। एनर्जी के बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स हो सकते हैं, वो सब बारे में बात करेंगे अपन। तो मैंने जनरल टर्म लिख दी कि भाई जब भी कोई रिएक्शन होगी तो इसमें एनर्जी रिलीज होगी, एब्जॉर्ब होगी, कितने एनर्जी का ट्रांसफर होगा, है ना, ये सारी बातें। तीसरी बात जो अपन पता लगाना चाहते हैं या जिसके बारे में हम बात करते हैं वो है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। इसके बारे में अच्छी खासी बात अपन ने करी हुई है। बताओ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के बारे में कहां पे पढ़ा था अपन ने। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन मतलब अल्फा, एक तरह से किसी भी रिएक्शन का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या अल्फा, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। सर इक्विलिब्रियम में यही चीज पढ़ते आ रहे हैं अपन, और हमने ये कहा था कि देखो ऐसा है, अगर रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत छोटी वैल्यू दिखाई दे तो एक्सटेंट बहुत कम होता है। ऐसे केस में अल्फा को इग्नोर किया है हमने। सही बात है। अगर रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत बड़ी वैल्यू हो तो सर ऐसे रिएक्शन का एक्सटेंट बहुत हाई होता है। ऐसे रिएक्शन को आप ये कह सकते हो कि ये तो ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल जैसे रिएक्शन है, जैसे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। सर न्यूट्रलाइजेशन को हम इरिवर्सिबल बोल देते हैं, लेकिन इसी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कैलकुलेट करे। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, सर प्रेसिपिटेशन का ऑपोजिट ही क्या था जो अभी अपन ने खत्म करा, सॉल्युबिलिटी, डिसोल्यूशन। सही बात है। सर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को तो आपने इरिवर्सिबल बोला था, तो फिर डिसोल्यूशन वाली रिएक्शन तो होनी नहीं चाहिए थी। जो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है वो तो होने ही नहीं चाहिए थे। बेटा नहीं होने का मतलब क्या है, इनका एक्सटेंट बहुत कम होगा। अगर कोई भी ऐसी रिएक्शन है जिसका एक्सटेंट मान लो 99% है, समझना, हमें ये तो पता ना एक्सटेंट एग्जैक्टली 0 और एग्जैक्टली 100 को छोड़ के कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। 0.1% भी हो सकता है, 99.9 भी हो सकता है। अब आप एक चीज सोचो, मैं आपको एक ऐसी रिएक्शन बताऊं जिसका एक्सटेंट जो है 99.9% है। इसका मतलब क्या हुआ पहले तो, सर जितने भी रिएक्टेंट आपने लिए ना उनके 99.9% रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो चुके हैं, प्रोडक्ट में। अब आप सोचो कि 99.9% रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए तो क्या ऐसे रिएक्शन को आप ऐसा बोल सकते हो कि लगभग सारे ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। बोलो भाई, सारे का मतलब एग्जैक्टली मतलब था 100%, लेकिन आप बता रहे हो कितना, 99.9%। सर 99.9 भी एग्जैक्टली ऑलमोस्ट, एग्जैक्टली तो नहीं, ऑलमोस्ट क्या है, 100% ही है। तो ऐसी रिएक्शन को आप इरिवर्सिबल मान सकते हो। ऐसी रिएक्शन जिसका एक्सटेंट 99.9% हो, क्या ऐसे रिएक्शन को इरिवर्सिबल माना जा सकता है। इरिवर्सिबल किसको मानते हैं अपन, ऐसी रिएक्शन जो एक ही डायरेक्शन में चलती है। वाकई में एक ही डायरेक्शन में चलने का मतलब क्या हुआ, सर जिसमें रिएक्टेंट सीधे सीधे डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोडक्ट में। ये प्रोडक्ट वापस कन्वर्ट नहीं होते, या फिर कन्वर्ट होते भी हैं तो ना के बराबर कन्वर्जन होता है। बोलो, अब सोचो एक ऐसी रिएक्शन जिसका एक्सटेंट कितना है, 99.9%। तो आप क्या कह रहे हो, जितने भी रिएक्टेंट थे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट कितने बने, बोलो 0.1%। तो आप ये कह सकते हो कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन ही नहीं रहे एक तरह से। अगर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन ही नहीं रहे तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये रिएक्शन तो एक ही डायरेक्शन में गई है। बोलो, ऐसे रिएक्शन को ही हम क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल। तो कई बार ना कई बार नहीं, इनफैक्ट बहुत सारी जगहों पे, है ना, आइडियली अगर बात करो ना, आइडियली तो बहुत रेयर ऐसी रिएक्शन होती है जो परफेक्टली इरिवर्सिबल होती है। बाकी मोस्टली रिएक्शन क्या होती है, रिवर्सिबल ही होती है। दुनिया की 99.9% रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। लेकिन रिवर्सिबल में भी सर बहुत सारी रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसी होती है जिनका एक्सटेंट बहुत ही ज्यादा होता है, तो उनको अपन लगभग लगभग क्या मान लेते हैं, इरिवर्सिबल जैसा ट्रीट कर लेते हैं। ठीक, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कितना होगा कितना नहीं होगा, है ना, ये सब बातें भी अपन कहां पे करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स में करेंगे। मतलब पार्ट तो ये ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम का है, बट इक्विलिब्रियम इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो इक्विलिब्रियम अपन पढ़ चुके हैं, इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ
थर्मोडायनेमिक एनसीईआरटी में आप देखो ना तो पहले थर्मोडायनेमिक्स दिया हुआ, बाद में इक्विलिब्रियम दिया हुआ है। अपन उल्टा पढ़ते हैं, पहले इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, मतलब इक्विलिब्रियम जो पढ़ गए अपन, दैट इज अ पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली। ठीक है ना? और क्या पता लगाना चाहते हैं सर? और एक और एस्पेक्ट है जिसकी अपन बात करते हैं, वो क्या है? रेट या वेलोसिटी या स्पीड ऑफ रिएक्शन। जब भी कोई भी रिएक्शन हो रही है तो इसकी रेट क्या है? रेट मतलब देखो दो चीजें हैं। एक तो आप ये बोलो कि ऐसा है कि सर कोई भी रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करना भाई। फिजिबिलिटी का मतलब क्या है? सर हम सिर्फ यस नो का आंसर दे रहे हैं आपको कि रिएक्शन हो जाएगी या रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन होगी या फिर रिएक्शन नहीं होगी। ये बात कौन बताता है? थर्मोडायनेमिक्स बताता है। दूसरी बात, दूसरा एस्पेक्ट ये आता है कि जैसा आपने बोला ना 25 डिग्री 1 एटीएम पे आइस जो है वो मेल्ट कर जाएगी सर। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। तो कन्वर्ट हो जाएगा मतलब दिस रिएक्शन इज फिजिबल। ये तो एक एस्पेक्ट है। दूसरा, सर ये आइस कितनी टाइम लगाएगी? जल्दी जल्दी मेल्ट होगी या धीरे धीरे मेल्ट होगी? किसी भी रिएक्शन का जल्दी होना, स्लो होना या फास्ट होना, दीज थिंग्स कम्स अंडर रेट या वेलोसिटी। अगर कोई रिएक्शन बहुत फास्ट हो रही है कि सर तुरंत रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, ध्यान देना रेट का मतलब अपन टाइम की बात कर रहे हैं। रेट का मतलब अपन किसकी बात कर रहे हैं? रिएक्शन को होने में जो टाइम लग रहा है सर, जल्दी जल्दी कन्वर्ट हो रहे हैं अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, तो हम ऐसे रिएक्शन को फास्ट बोलते हैं। जैसे एसिड बेस है, एसिड और बेस को मिलाते तुरंत न्यूट्रलाइज होके क्या बनते हैं? सॉल्ट एंड वाटर बनते हैं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में। तो सर ऐसे रिएक्शन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गए तो हम कहेंगे दीज आर वेरी फास्ट रिएक्शन। सही बात है। दूसरी तरफ सर रस्टिंग ऑफ आयरन है। आयरन जो है, आयरन का टुकड़ा है मान लो, रस्टिंग होती है नेचुरल एटमॉस्फेयर में, अगर एक्सपोज रहे तो रस्टिंग होती है। लेकिन सर ऐसा तो नहीं होता कि आयरन का टुकड़ा कहीं पे भी देखा हमने और तुरंत उस पर रस्ट क्रिएट हो गई। ऐसा नहीं होता, बहुत लंबा समय लगता है। रिएक्शन तो यहां भी हो रही है, बोलो, लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये है कि सर वो एसिड बेस रिएक्शन तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ही कंप्लीट हो गई, जबकि इसमें साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल में हमें ठीक ठाक चेंज देखने को मिलता है। बोलो। तो रिएक्शन दोनों टाइप की होती हैं भाई। जितनी भी नेचुरल नेचर में आप रिएक्शन देखोगे, रिएक्शन ऐसी भी हैं जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कंप्लीट हो रही है, और रिएक्शन ऐसी भी हैं जिनको हजारों साल भी लग रहे हैं कंप्लीट होने में। सही बात है। कोई भी रिएक्शन कितना टाइम लेती है, बहुत कम टाइम लेती है या फिर बहुत ज्यादा टाइम ले रही है, इस बात की चर्चा अपन करेंगे कहां पे? ये डिपेंड करेगा उस रिएक्शन के रेट या वेलोसिटी पे। सर रेट अगर फास्ट है तो तुरंत ही कम टाइम लगेगा, और रेट अगर स्लो है तो जितना स्लो है उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। रेट या वेलोसिटी जो है ये थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट नहीं है भाई, है ना? ये थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट नहीं है। बाकी तीन जो चीजें हैं, इसके ब्रैकेट में एक और चीज लिख लेना, इक्विलिब्रियम। ये जो तीन पार्ट हैं, ये कौन बताएगा अपने को? ये हम जब थर्मोडायनेमिक्स सीख जाएंगे अप्लाई करना, तो पास इस बात के जवाब होंगे कि सर अगर सवाल हमसे ये पूछा जाए कि दिस रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट फिजिबल, तो हम थर्मोडायनेमिक्स में जो भी बातें सीखेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसे रिलेशंस या ऐसे रिजल्ट्स होंगे जिनके बेसिस पे हम ये चेक कर पाएंगे कि रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं है। अगर ये बोला जाए कि कोई भी प्रोसेस हो रहा है, कोई भी रिएक्शन हो रही है, उसमें कितनी एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, या कितनी एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब हो रही है, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के बाद सर हम इसका भी जवाब आपको दे पाएंगे। कोई भी रिएक्शन है सर, ये एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम ज्यादा होगा कम होगा, ये सब बातें किस पे डिपेंड करती हैं, ये भी बात अपन किसके अकॉर्डिंग? थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग बता पाएंगे। ऑल्दो ये पार्ट आता कहां पे है? इक्विलिब्रियम में, बट इक्विलिब्रियम इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो अभी अपन इन तीन पॉइंट्स पे इस पूरे चैप्टर में चर्चा करने वाले हैं। रेट या वेलोसिटी के बारे में अपन अभी नहीं पढ़ेंगे, ये पढ़ा जाता है कहां पे? एक टॉपिक आएगा आपके केमिकल काइनेटिक्स, जो कि अभी नहीं आएगा, 12th में है ये टॉपिक, है ना? क्लास 12th में आएगा। तो अभी अपन रेट या वेलोसिटी की, मैं ये डिफरेंस इसलिए क्रिएट कर रहा हूं कि हाँ, कभी भी आप ये नहीं सोचो कि थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग सर हम ऐसा कह सकते हैं कि रिएक्शन जल्दी जल्दी होगी कि स्लो होगी। जैसे इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल पता है क्या है? थर्मोडायनेमिक्स पता है क्या कहती है?
डायमंड और ग्रेफाइट में जानते हैं अपन कन्वर्जन। थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है, वाकई में इसके थर्मोडायनेमिक डेटा अगर देखो आप, तो डायमंड जो है ना, रूम टेम्परेचर पे, मतलब नेचुरल कंडीशन पे, एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे, डायमंड एक स्टेबल कंपाउंड ही नहीं है। डायमंड एक स्टेबल एलोट्रोप ही नहीं है। डायमंड को किस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए? ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। डायमंड को किस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए? ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। और ये बात मानो कि जो भी डायमंड है, डायमंड की ज्वेलरी है या जो भी है, जहां पे भी डायमंड है, ये ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो भी रहा है। एट ईच एंड एवरी टाइम ये ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो भी रहा है। अरे सर कैसी बातें कर रहे हो? हमारे साथ, हमारे घर पे तो जो है वो पिछले 50 सालों से डायमंड की ज्वेलरी रखी है, वो तो कहीं ग्रेफाइट में कन्वर्ट नहीं हुई। क्या कहीं पे भी आप डायमंड देखो सर, डायमंड के और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं या ऑर्नामेंट्स हैं जो भी हैं, सर ये ग्रेफाइट में कन्वर्ट तो नहीं हो रहे। थर्मोडायनेमिक्स क्या कहती है, या इसका जो आप थर्मोडायनेमिक डेटा अगर देखो, तो रिजल्ट ये है कि डायमंड जो है 100% गारंटी है कि वो किस में कन्वर्ट होगा? ग्रेफाइट में कन्वर्ट होगा। यहां पे सिर्फ बात किसकी हुई है? फिजिबिलिटी की, कि भाई डायमंड टू ग्रेफाइट कन्वर्जन जो है रूम टेम्परेचर पे या एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे ये रिएक्शन फिजिबल है, यानी ये रिएक्शन का होना तय है। अब दूसरा एस्पेक्ट, सर ऐसा होता क्यों नहीं है या होता हुआ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? कारण कौन है? कारण है इस प्रोसेस की काइनेटिक्स या इस प्रोसेस की रेट। डायमंड का ग्रेफाइट में कन्वर्जन होने की जो रेट है ना, वो इतनी स्लो है, इतनी स्लो है, इतनी स्लो है कि अपनी 2-4 पीढ़ी निकल जाएंगी, उसके बावजूद भी डायमंड का ना के बराबर कन्वर्जन जो है किस में होगा? ग्रेफाइट में। तो यही कारण है कि अपने को ऐसा लगता है कि डायमंड तो सर स्टेबल कंपाउंड है, ये तो हमेशा एज इट इज ही रहता है, ये तो किसी चीज में कन्वर्ट नहीं हो रहा। बाकी रूम टेम्परेचर पे डायमंड इज नॉट अ स्टेबल कंपाउंड, स्टेबल एलोट्रोप, इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू ग्रेफाइट। क्लियर है? बोलो। तो कौन से दो फैक्टर्स के भी देखो, हमेशा अपन एक चीज नहीं कह सकते कि सर कोई भी रिएक्टेंट है, तो अगर थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग मैंने ये कह दिया कि ये रिएक्शन फिजिबल है, तो जरूरी नहीं कि तुरंत रिएक्टेंट खत्म हो जाए। तुरंत होंगे कि धीरे धीरे होंगे कि बहुत ही धीरे होंगे, सर ये बात होगी किसके अकॉर्डिंग? काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग। काइनेटिक्स की चर्चा भी अपन नहीं करने वाले हैं। ठीक है, ओके, लिखो भाई इसको। तो पहली बात तो ये दिमाग में क्लियर हुआ है कि हाँ, थर्मोडायनेमिक्स हम अपने को क्या क्या बातें बताता है ना? थर्मोडायनेमिक्स कभी भी अपने को रेट वेलोसिटी के बारे में नहीं बताएगा, सिर्फ आंसर इतना मिलता है कि रिएक्शन होगी या फिर नहीं होगी। रिएक्शन होगी या फिर नहीं होगी, सिर्फ इसी बात का जवाब अपने को कौन देता है? थर्मोडायनेमिक्स देता है। रिएक्शन फास्ट होगी कि स्लो होगी, इसको डील करने का एक डिफरेंट तरीका है, या कुछ डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि कोई भी रिएक्शन फास्ट होगी कि स्लो होगी। लिख लिया भाई? देखो, उसके बाद ठीक है सर, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, थर्मोडायनेमिक्स में हम इन सब फैक्टर्स के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात। थर्मोडायनेमिक्स कभी भी मॉलिक्यूलर लेवल पे अप्लाई नहीं होती है ना? थर्मोडायनेमिक्स जो है मॉलिक्यूलर लेवल पे अप्लाई नहीं होने का मतलब क्या हुआ सर? तो मान लो वही आइस के मेल्ट होने की बात आप कर रहे हो, तो ऐसा नहीं बता सकते कि सर एक सिंगल मॉलिक्यूल का बिहेवियर कैसा होगा। ये बात आपको थर्मोडायनेमिक्स नहीं बता सकता। थर्मोडायनेमिक्स हमेशा एक बल्क सब्सटेंस पे एप्लीकेबल। बल्क सब्सटेंस मतलब आइस का टुकड़ा है, इसमें बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, है ना? तो इस पूरे बल्क सब्सटेंस पे एक साथ एप्लीकेबल होगा। मतलब हमेशा आप बल्क सब्सटेंस पे अप्लाई करते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पे कभी भी थर्मोडायनेमिक्स को अपन अप्लाई नहीं करते हैं। या यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट सीखेंगे वो मॉलिक्यूलर लेवल पे अपन उनको अप्लाई नहीं करेंगे, या एक सिंगल मॉलिक्यूल के बिहेवियर को अपन एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे।
ठीक, ठीक है सर, जो जो चीजें आप एक्सप्लेन करोगे, अब इसके अलावा आगे की बात सुनना कि ठीक है, जो भी चीजें अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं उनमें उनको समझने के लिए पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं अपने पास जिनका मतलब अपने को अपने दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि हाँ क्या क्या बेसिक टर्म्स हैं, है ना, और उन बेसिक टर्म्स का मतलब क्या है। ठीक, आगे चलूं। ठीक है, बेसिक इंपॉर्टेंट टर्म्स लिख लो आप। देखो ये जितनी भी टर्म्स अपन डिफाइन करेंगे ना यहाँ पे, मतलब ये नहीं है कि इनसे आपको सवाल पूछा जाएगा, बट मतलब ये है कि सर इस चैप्टर को समझने के लिए ना हमें इन सब टर्म से कम आइडिया होना चाहिए कि जब भी आप ऐसा कोई नाम लो तो हमें इनका मतलब पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले सिस्टम, सराउंडिंग्स एंड बाउंड्री लाइन, तीन अलग अलग टर्म है। एक है सिस्टम, एक है सराउंडिंग्स और एक है बाउंड्री लाइन। तो सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री लाइन का क्या मतलब है? देखो, एक बात हमेशा ध्यान रखो, क्या सराउंड ये थर्मोडायनेमिक्स जब कभी भी अपन स्टडी कर रहे होंगे, जैसे मान लो तो हम किसी न किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन या प्रोसेस की बात कर रहे होंगे। जैसे अभी अपन एग्जांपल की बात कर रहे थे कि सर हमने एक कंटेनर के अंदर क्या ले लिया, नाइट्रोजन हाइड्रोजन ले लिया, और हम देख रहे हैं या हम ऑब्जर्व कर रहे हैं या किसकी स्टडी कर रहे हैं कि सर अमोनिया कितना बनता है, कम बनता है, ज्यादा बनता है, ये रिएक्शन बनेगा भी कि नहीं बनेगा, है ना। तो ये सारे फैक्टर्स कौन बताएगा हमको? थर्मोडायनेमिक्स। मतलब हमारा जो फोकस है, हम जिस चीज को स्टडी कर रहे हैं वो क्या है? सर ये कंटेनर और इसके अंदर प्रेजेंट चीजें, मतलब कंटेनर भी नहीं है, कंटेनर के अंदर जो चीजें प्रेजेंट है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन और इससे बनने वाला अमोनिया, ये क्या है? ये सर वो चीजें हैं जिनको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं या जिनको हम स्टडी कर रहे हैं। सही बात है। पूरे यूनिवर्स का वो पार्ट जिसको आप स्टडी कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड सिस्टम। दैट इज कॉल्ड सिस्टम। मतलब सिस्टम सर वो यूनिवर्स का वो हिस्सा है या वो पार्ट है जिसको अपन स्टडी कर रहे हैं। सराउंडिंग्स किसको बोलेंगे? बोला सिस्टम को छोड़ के बाकी पूरा यूनिवर्स ही क्या है? अपना सराउंडिंग है। तो पहली बात दिमाग में ना आपको ये बिठानी है कि सर जब कभी भी अपन स्टडी करते हैं थर्मोडायनेमिक स्टडी, तो देखो पूरे यूनिवर्स के ना सिर्फ दो ही पार्ट सोचे जाते हैं, जिसमें से एक होता है क्या? सिस्टम, और दूसरे को क्या बोलेंगे हम? सराउंडिंग्स। सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। तो सिस्टम तो किसको बोल रहे हो और सराउंडिंग्स किसको बोल रहे हो भाई? यूनिवर्स का वो पार्ट जिसको आप जिसकी आप थर्मोडायनेमिक स्टडी कर रहे हो, इट्स कॉल्ड सिस्टम। इट इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर थर्मोडायनेमिक स्टडी। पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर थर्मोडायनेमिक स्टडी। पूरे यूनिवर्स का वो पार्ट जिसकी हम थर्मोडायनेमिक स्टडी कर रहे हैं या जिसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, कि कोई भी रिएक्शन हो सकती है, ये कोई भी फिजिकल रिएक्शन हो सकती है, या हो सकता है कुछ और डिफरेंट एस्पेक्ट भी हो, उसको हम क्या बोलेंगे? सिस्टम बोलेंगे। अदर देन सिस्टम, होल यूनिवर्स अदर देन सिस्टम, होल यूनिवर्स अदर देन सिस्टम इज सराउंडिंग्स। सिस्टम को छोड़ के बाकी पूरा यूनिवर्स ही क्या है? सराउंडिंग है। समझ गए बात को? अब इसके बारे में समझना एक छोटी सी बात। सर एक बात बताओ, पूरे यूनिवर्स के अगर आपने दो ही पार्ट बना दिए, जिसमें एक को आप कह रहे हो सिस्टम और बाकी बचे हुए को क्या कह रहे हैं आप? सराउंडिंग्स। सही बात है। तो हमें पता है कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में अगर हम मतलब बड़े लेवल पे बात करें या ये बात करें कि भाई इनके बीच में जो भी चीजें ट्रांसफर होनी है इन्हीं के बीच में ट्रांसफर होंगी, क्या क्या बातें ट्रांसफर हो सकती हैं? सर मेनली अपन दो टाइप की चीजें कंसिडर कर सकते हैं, या तो इनके बीच में कोई मैटर ट्रांसफर हो रहा है या फिर
एनर्जी ट्रांसफर हो रही है ना। मैटर या फिर मैटर मतलब एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज सम स्पेस हैव सम मास इज कॉल्ड मैटर, सही बात है। और एनर्जी, सर एनर्जी जो है मतलब किसी भी टाइप की एनर्जी हो सकती है, हीट हो सकती है, रेडिएशन हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, किसी भी टाइप की एनर्जी, मतलब जो भी चीजें ट्रांसफरेबल चीजें हैं या जो एक्सचेंज हो सकते हैं सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, वो क्या है, मैटर एंड एनर्जी, मैटर एंड एनर्जी, ठीक है ना। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हमेशा किसके ट्रांसफर होंगे भाई, या तो मैटर का या फिर एनर्जी। मैटर मतलब क्या हुआ, मैटर मतलब किसी भी चीज, इस रूम के अंदर हवा बाहर से अंदर आ रही है, ये क्या है, हवा भी क्या है, एयर में क्या है सर, ऑक्सीजन नाइट्रोजन वगैरह ये सब गैसेस है, तो ये क्या है, मैटर है। ये क्या है, इस रूम से मान लो विंडो पे सनलाइट पड़ रही है, सनलाइट पड़ रही है तो रेडिएशन आ रहा है अंदर, ये क्या है, एनर्जी है। ये क्या है सर, बाहर मान लो टेम्परेचर ठंडा है, रूम के अंदर मान लो हीटर चला रखा है, तो क्या होगा सर, जो रूम की जो भी वॉल्स हैं या विंडोज हैं उनके थ्रू क्या होगा, कंडक्शन कन्वेक्शन ये सब चीजें भी होंगी, सही बात है। कंडक्शन के थ्रू भी एनर्जी का क्या होता है, ट्रांसफर होता है, सही बात है, ठीक है। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में केवल दो ही बातों का ट्रांसफर हो सकता है। अगर अपन सब चीजों को कंसिडर करके दो सिंपल कैटेगरी बना सकते हैं कि या तो मैटर, मैटर किसी भी टाइप का हो सकता है, या फिर एनर्जी, या फिर, तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मैटर का या एनर्जी का ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो एक चीज समझो आप, अगर आपने पूरे यूनिवर्स के दो ही पार्ट बनाए हैं, तो अब एक बात बताओ मेरे को कि अगर मान लो कोई भी मैटर जो है सराउंडिंग से सिस्टम में एंटर कर रहा है, या कोई भी एनर्जी जो है सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में, या सिस्टम से मान लो सराउंडिंग जा रही है, तो एक चीज बताओ, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि सर अगर मान लो आपके सिस्टम में से एक मोल गैस बाहर निकल गई, तो गई कहां पे, ये गई कहां पे, सराउंडिंग्स में। क्या ऐसा हो सकता है कि सिस्टम से एक मोल गैस तो निकल गई लेकिन वो सराउंडिंग में नहीं गई, समझना इस बात को। क्या ऐसा हो सकता है क्या कि सिस्टम से एक मोल गैस बाहर निकाल दी लेकिन वो सराउंडिंग में नहीं गई, नहीं सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि पूरे यूनिवर्स के तो दो पार्ट बना रखे हैं आपने, तो जो भी चीज सिस्टम से गई वो कहां गई, या फिर कोई भी चीज सिस्टम से सिस्टम में आई तो कहां से आई, बात क्लियर है। तो सर एक के लिए प्लस है तो दूसरे के लिए माइनस है, हम सिस्टम और सराउंडिंग के अलावा तीसरी कोई बात अपन नहीं सोच सकते। तो ये बात हमेशा ही अंडरस्टूड रहेगी कि भाई मैं जब भी बोलूं कि मान लो सिस्टम ने 100 जूल एनर्जी लूज कर दी, तो ये 100 जूल गई कहां पे, सर सराउंडिंग्स में गई है। या कहीं पे भी हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आएगी कि सर सिस्टम के पास 100 जूल एनर्जी आई है, तो आई कहां से, सर ऑब्वियसली सराउंडिंग से आई होगी, बात क्लियर है। तो पूरे यूनिवर्स के दो ही पार्ट है, अगर कहीं कोई भी चीज यहां से जाएगी तो वो सिस्टम में जाएगी, या यहां से जाएगी तो वो कहां पे जाएगी, सराउंडिंग में। ऐसा कभी भी नहीं सोचना है कि सर सिस्टम से तो एनर्जी लूज हो गई लेकिन सराउंडिंग में एनर्जी गेन नहीं हुआ, बेटा वो उतना ही एग्जैक्टली होगा, ठीक है ना। क्योंकि पूरे यूनिवर्स के हम क्या बना रहे हैं, दो ही पार्ट बना रहे हैं। और इस सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करती है जो लाइन, ये रियल भी हो सकती है और ये इमेजिनरी भी हो सकती है, उसको अपन क्या कह रहे हैं, बाउंड्री लाइन। उसको अपन क्या कहेंगे, रियल और इमेजिनरी लाइन, रियल और इमेजिनरी लाइन विच सेपरेट्स सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। एक रियल या फिर ऐसी इमेजिनरी लाइन जो सिस्टम और सराउंडिंग्स को क्या करती है, सेपरेट करती है, इज कॉल्ड बाउंड्री लाइन। बाउंड्री लाइन, ठीक है ना। बोलो भाई, जैसे एक चीज समझो कि मान लो अब मैं आपसे कहूं कि फॉर एग्जाम्पल अपन ने एक क्लोज कंटेनर ले लिया, ठीक, और इसके अंदर हम एक रिएक्शन करवा रहे हैं, क्या, कि सर नाइट्रोजन हाइड्रोजन लेके हम अमोनिया बनाना चाह रहे हैं, और हम इसी को स्टडी कर रहे हैं कि कितना अमोनिया बन रहा है, नहीं बन रहा है ना, क्या कंडीशंस है, हीट करने पे क्या फर्क पड़ता है, कूल करने पे क्या फर्क पड़ता है, रिएक्शन आगे जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी, बैकवर्ड जाएगी, ये सारी बातें है ना।
तो कहने का मतलब अगर आप इसको स्टडी कर रहे हो तो ये क्या हुआ भाई आपका, सर ये तो अपना सिस्टम हो गया। सही बात है। इसके अलावा इसके बाहर की जो भी चीजें हैं वो क्या हो गई, सराउंडिंग्स हो गई। बोलो। और ये जो बाउंड्री लाइन है इस ये किसको बोलो फिर मैं, सर ये जिस कंटेनर में आप रिएक्शन करवा रहे हो उस कंटेनर की जो वॉल्स हैं यही क्या है बेसिकली, बाउंड्री लाइन है। बताओ ये कैसी बाउंड्री लाइन है, रियल है या इमेजिनरी है, रियल है या इमेजिनरी है। कंटेनर की वॉल तो दिखेंगी ना आपको, स्टील का कंटेनर है तो सर स्टील की कंटेनर की जो भी दीवारें हैं चारों तरफ से वो तो दिखेंगी। सिलेंडर है, एलपीजी का सिलेंडर है तो सिलेंडर इटसेल्फ इज अ बाउंड्री लाइन। इसके अंदर की जो भी चीज प्रेजेंट है वो क्या है, वो सिस्टम है। इसके बाहर जो भी है वो क्या है, बात समझ गए। तो सर ये तो रियल है जो हमको दिख रही है, इट इज अ रियल बाउंड्री लाइन। सर इमेजिनरी कब होगी, मान लो आप ये कहो कि सर हमको इस रूम का क्लाइमेट स्टडी करना है कि सुबह 7 बजे जब हम आए और लेट्स से रूम का टेम्परेचर अपने को स्टडी करना है। सर 7 बजे आते हैं तो कितना टेम्परेचर होता है, फिर टेम्परेचर बढ़ता है घटता है और 1 बजे तक टेम्परेचर को स्टडी कर रहे हैं हम थर्मोमीटर लगा के। तो आप किसको स्टडी कर रहे हो, सर रूम के अंदर की चीजों को। सही बात है। तो नाउ दिस रूम इज योर सिस्टम। सही बात है। इस रूम के अलावा बाहर की जितनी भी चीजें हैं वो क्या है, सराउंडिंग्स है। सर बाउंड्री लाइन कौन है, सर रूम की जो दीवारें हैं, छत है, फ्लोर है, ये सब क्या है, ये सब बाउंड्री लाइन। अगेन रियल बाउंड्री लाइन है, दिखाई दे रही है हमको। सही बात है। लेकिन अब आप सोचो एक चीज कि मैं आपसे कहूं कि नहीं हम रूम का नहीं, हम कोटा का क्लाइमेट स्टडी करेंगे। हम किसका, कोटा के क्लाइमेट को स्टडी करते हैं कि कोटा का टेम्परेचर जनवरी में कितना होता है, फरवरी में एवरेज टेम्परेचर कितना होता है, देन मार्च अप्रैल मई, इस टाइप से। ठीक है ना। किसका, कोटा का क्लाइमेट अपन स्टडी कर रहे हैं। तो अब बताओ सिस्टम क्या हुआ, सर होल कोटा इज योर सिस्टम। सही बात है। सराउंडिंग क्या हुआ, सर कोटा को छोड़ के बाकी सब चीजें क्या है, सराउंडिंग्स में। मानते हो इस बात को, कोटा को छोड़ के बाकी सब चीजें क्या है, सराउंडिंग्स है। अब एक बात बताओ कि यहाँ पे भी कोई आपको रियल बाउंड्री लाइन दिख रही है क्या, नहीं सर ऐसा तो हम बना ही नहीं सकते जहां पे चारों तरफ से कोटा को पैक कर किया जा सके। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे, इमेजिनरी बाउंड्री लाइंस माननी पड़ेगी कि भाई ये कोटा की जो है ये पेरिफेरी है ना, इसके उधर की चीजें सराउंडिंग है, इसके इधर की चीजें क्या है, सिस्टम है। तो ये डिपेंड करता है कि आप सिस्टम किस टाइप का ले रहे हो। एक क्लोज कंटेनर में आप कोई भी रिएक्शन करवा रहे हो तो सर कंटेनर इटसेल्फ इज अ बाउंड्री लाइन। कंटेनर की जो वॉल्स हैं बेसिकली वही क्या होंगी, आपकी बाउंड्री लाइंस होंगी। एक ओपन कंटेनर में पानी को गर्म कर रहे हो आप बर्नर पे रख के, अब सर अगर ओपन कंटेनर है तो फिर इसमें देखो एग्जैक्टली बाउंड्री लाइन तो बना नहीं सकते, आपको एक इमेजिनरी बाउंड्री लाइन माननी पड़ेगी। हाँ यही क्लोज कंटेनर है तो हाँ इसमें बोल सकते हो सर रियल बाउंड्री लाइंस हैं। बोलो, बात समझ में आई। ठीक है। तो सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है और बाउंड्री लाइंस क्या है, इतनी बात दिमाग में क्लियर हो गई। जब कभी भी, अब इसका मतलब देखो क्या समझेंगे, मान लो कोई भी सवाल आया आपके सामने और सवाल ये कह रहा है कि ऐसे ही जुड़ी हुई है कि, मान लो मैं आपको कह रहा हूं कि भाई ऐसा है, एक कंटेनर है क्लोज कंटेनर, इसमें हमने आइडियल गैस ले ली। ठीक है ना, इसमें हमने क्या ले ली, आइडियल गैस ले ली। इस आइडियल गैस को एक्सपांड करवाना है हम। एक सवाल आया कि आइडियल गैस इज एक्सपांडेड, ये वो है ना। तो जिस चीज का डिस्क्रिप्शन दिया होगा ना कि इस पे ये प्रोसेस हो रहा है, जिसका डिस्क्रिप्शन दिया होता है वो क्या है, अपना सिस्टम। उसके अलावा बाकी सब चीजें क्या है, समझ के बात को। तो सवाल ऐसा कह रहा है कि एन आइडियल गैस इज एक्सपेंडेड, क्लियरली नहीं बोलेगा आइडियल गैस इज योर सिस्टम। ये बात अपने को खुद को माननी पड़ेगी कि अच्छा आइडियल गैस का एक्सपेंशन वगैरह करवा रहे हो, इसको स्टडी कर रहे हो, मतलब आइडियल गैस इज योर सिस्टम। सही बात है। आइडियल गैस इज योर, जैसे इसके लिए नहीं बोलेगा कि क्लोज कंटेनर, बोलने की जरूरत नहीं है ना। हो सकता है ऐसा बोल दे कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन वर टेकन इन अ कंटेनर or were taken to form ammonia. 50% of nitrogen hydrogen are converted into ammonia at equilibrium. कितनी हीट रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, ये सारी बातें। तो अब नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अमोनिया बनने की बात जब हो रही है तो हम क्या मानेंगे कि सर नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया ये जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट हैं ये क्या है, आपके सिस्टम है। इसके अलावा बाकी सारी चीजें क्या है, समझ गए बात को। तो ये क्लासिफिकेशन कहां पे अप्लाई करना है अपने को, ये बात समझ गए।
और सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक चीज बताओ, यहाँ पे जो भी एक्सचेंजेस होंगे, क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि सिस्टम से सर कोई भी चीज अंदर से बाहर या बाहर से अंदर जो भी चीजें जाएंगी, जो भी चीज ट्रांसफर होंगी, वो इसी बाउंड्री लाइन के थ्रू होंगी, वो इसी बाउंड्री लाइन के थ्रू होंगी। अब मेरे को एक चीज बताना कि अगर ये एकदम क्लोज कंटेनर है तो क्या मैटर का ट्रांसफर हो सकता है क्या? अगर ये एक क्लोज कंटेनर है तो क्या मैटर का ट्रांसफर हो सकता है क्या? नहीं होगा सर, मैटर तो नहीं जा सकता क्लोज कंटेनर है तो। बोलो, एनर्जी का? सर एनर्जी का ट्रांसफर तो हो सकता है। किसके थ्रू? क्योंकि हमें पता है एनर्जी के लिए ऐसा नहीं है कि भाई प्रॉपर रास्ता चाहिए, इस कंटेनर की वॉल है, मान लो स्टील का कंटेनर है, तो सर स्टील ऐसा सब्सटेंस है जो हीट को भी कंडक्ट करता है, सही बात है, तो कंडक्शन के थ्रू एनर्जी के ट्रांसफर हो जाएंगे, सही बात है। अगर मैं ये बोल दूं कि नहीं भाई एकदम परफेक्टली इंसुलेटेड सॉलिड रिजिड कंटेनर है, अब सर अगर परफेक्टली इंसुलेटेड सॉलिड रिजिड कंटेनर, मान लो जैसा कि कौन होता है, थर्मस फ्लास्क होता है, अपन जो पानी रखते हैं, गर्म पानी की बोतल, ठीक है ना, क्या इसमें भी हीट के ट्रांसफर हो रहे हैं क्या? तो ओवर अ लॉन्ग टाइम पीरियड तो हो रहे हैं सर, ऐसा भी नहीं होता कि सुबह हमने 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी रखा तो शाम तक 50 पे ही था वो, ऐसा तो नहीं होता। बट हाँ, अगर ये कह सकते हो आप कि मान लो आपने एट अ मोमेंट 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे इस पे पानी रख के और बंद कर दिया बोतल को, सर अगले 10 मिनट के लिए तो मैं ये मान सकता हूँ ना कि हीट का लॉस नहीं हो रहा है या किसी भी टाइप की एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। बोलो, एक शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए तो मान ही सकता हूं। तो अगर कंटेनर अगर ऐसा हो जिसमें इंसुलेटेड मटेरियल वगैरह भी लगे हुए हैं, तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि सर फिर एनर्जी का भी ट्रांसफर नहीं होगा, और क्लोज कंटेनर है तो मैटर का तो वैसे ही ट्रांसफर नहीं होना है। क्लियर है? बोलो, ओपन कंटेनर हो तो, अगर कंटेनर ओपन हो तो फिर मैटर एनर्जी या दोनों किसका ट्रांसफर होगा? मैटर का, एनर्जी का, या दोनों का किसका ट्रांसफर होगा? तो दोनों का। ओपन कंटेनर है तो सर इसमें से जो भी सब्सटेंस है वो गैस बन के उड़ भी सकता है, सारी चीजें हो सकती है, सही बात है। मान लो आपने ओपन कंटेनर एक कोई खुले बर्तन में आपने पानी गर्म करना चाहा, बर्नर पे रख दिया, बर्नर पे रख दिया तो सर हम इसको हीट भी सप्लाई कर रहे हैं नीचे से, सही बात है। एट द सेम टाइम सर कुछ पानी भाप बन के उड़ेगा, भाप पानी अगर भाप बन के उड़ रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है? सर जो मैटर है वो सिस्टम से किधर जा रहा है, आपका सराउंडिंग्स में जा रहा है ना, और हीट भी ट्रांसफर हो रहे हैं। ओपन कंटेनर में मैटर और एनर्जी दोनों चीजें क्या हो सकती हैं? ट्रांसफर हो सकती है। अच्छा, इन जनरल अगर मैं बात करूं तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि ऐसा है सर, जब कभी भी आप एक सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में बात करोगे तो मैटर एंड एनर्जी ट्रांसफर, मैटर और एनर्जी ट्रांसफर्स may take place between system and surrounding। कौन सुबह सुबह पटाखे फोड़ रहा है भाई? सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, ऐसा बोल सकता हूं। मैटर और एनर्जी और बोथ, बेसिकली मैटर या एनर्जी या दोनों चीजों का ट्रांसफर जो है, इट मे टेक प्लेस, मैंने लिखा मे टेक प्लेस, जरूरी नहीं हमेशा हो ही सर, ये तो डिपेंड करेगा आपने जो सिस्टम लिया हुआ है उसकी बाउंड्री लाइन कैसी है ना। बाउंड्री लाइन को देख के ही हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि मैटर का ट्रांसफर होगा कि एनर्जी का ट्रांसफर होगा कि दोनों का ट्रांसफर होगा। बोलो, बात क्लियर है? मतलब सिस्टम भी, मैं ये कह सकता हूँ कि सिस्टम भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। ऐसे सिस्टम जिसमें मैटर एनर्जी दोनों का ट्रांसफर होता है, ऐसे सिस्टम जिसमें केवल मैटर का ही ट्रांसफर हो पाएगा, एनर्जी का नहीं हो पाएगा, या ऐसे सिस्टम जिसमें केवल एनर्जी का ट्रांसफर होगा। अच्छा, एक बात सोच के बताओ मेरे को, ऐसा सिस्टम हो सकता है क्या कि जिसमें केवल मैटर का ट्रांसफर हो, एनर्जी का ट्रांसफर ना हो? क्या ऐसा सिस्टम हो सकता है क्या जिसमें केवल मैटर का ट्रांसफर हो, एनर्जी का ट्रांसफर ना हो? सोचो, मतलब आप सोचना है, अपना काम है सोचना कि सर क्या कहीं ऐसा कोई एस्पेक्ट या ऐसा कोई प्रोसेस हमने देखा है या ऐसी कोई चीज देखी है जहां पे हमें ये लगाओ कि मैटर तो ट्रांसफर हुआ लेकिन एनर्जी ट्रांसफर नहीं हुई। भाई मैटर इटसेल्फ इज एनर्जी। ये बात कहां पे पढ़ी थी अपन ने? क्वांटम फिजिक्स में, है ना। एटॉमिक में जब अपन क्वांटम फिजिक्स की बात कर रहे थे, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की, है ना, वहां पे क्या कहते हैं हम?
वहां पे यही कहते हैं कि सर क्वांटम फिजिक्स वालों के लिए मैटर और एनर्जी अलग अलग है ही नहीं, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। बोलो, ये तो ये कहते हैं कि नहीं भाई, मैटर और एनर्जी तो ऐसी दो चीजें हैं जो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो सकती है, इंटर कन्वर्ट हो सकती है। तो जहां कहीं आप एनर्जी देख रहे हो वो मैटर है, या मैं जहां कहीं मैटर देख रहे हो वहां पे क्या है। तो सर मैटर का ट्रांसफर हो गया और आप कह रहे हो कि मैटर इटसेल्फ इज एनर्जी। भाई कोई भी सब्सटेंस है उसके पास कुछ ना कुछ केमिकल एनर्जी होती है कि नहीं होती है? होती है ना। तो अगर मान लो कोई भी सब्सटेंस सिस्टम से बाहर निकल गया, इसका मतलब सर मैटर के साथ साथ उसकी जो एनर्जी है उतनी तो निकल ही गई। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि मैटर का ट्रांसफर हो जाए और एनर्जी नहीं हो। हाँ, ऐसा हो सकता है कि मैटर का ट्रांसफर ना हो, केवल एनर्जी का ट्रांसफर हो, केवल एनर्जी का ट्रांसफर हो। ध्यान देना, अब अपन यहां पे आप ये नहीं कहोगे कि सर क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग सोचते हैं, तो अगर एनर्जी का ट्रांसफर हो गया तो मैटर का भी हो गया, ठीक है ना। यहां अभी भी हम दोनों को अलग अलग मान के चल रहे हैं कि मैटर मतलब कोई भी सब्सटेंस और एनर्जी मतलब ओनली एनर्जी की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। ठीक है, लिख दो इसको एक बार। ये सारी कहानी देखो, डेफिनेशन तो इस तीन ही लाइन है, डेफिनेशन के नाम पे तो तीन ही लाइन है। ये सारी कहानी मैं आपको किस लिए समझा सुना रहा हूं कि ये ऐसा हो सकता है क्या, वैसा हो सकता है कि ये हो सकता है क्या, वो हो सकता है, इसमें सवाल भी कभी नहीं आने वाला। ये सारी कहानी मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं ताकि आपका दिमाग उस वे में काम करे कि अच्छा हमको सोचना कैसे है, इस चैप्टर का थॉट प्रोसेस क्या है, या किस वे में हमें क्या अंडरस्टैंडिंग इस चैप्टर की डेवलप करनी है। समझ गए बात को। तो आगे के एक दो लेक्चर ना अपने ऐसे ही चलने वाले हैं, आगे के एक दो लेक्चर अपने ऐसे ही चलने वाले हैं जहां बेसिक बेसिक टर्म्स को अपन डिस्कस करेंगे और उनका मतलब समझने की कोशिश करेंगे कि हाँ इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें। ठीक। तो सिस्टम सराउंडिंग और बाउंड्री लाइन के बारे में क्लैरिटी आई कि हाँ कहाँ पे और क्या टर्म है ये, इनको समझ के चलना है। कोई आपसे डेफिनेशन नहीं लिखवाने वाला कि डिफाइन सिस्टम, ठीक है ना, बट इनको समझ के चलना है कि हाँ सिस्टम सराउंडिंग क्या चीज है। बोलो यूनिवर्स के दो पार्ट है भाई, इसके अलावा तीसरा कोई पार्ट एग्जिस्ट करेगा नहीं, पूरे यूनिवर्स को केवल दो ही पार्ट में आपने डिवाइड करा है। ठीक। कई बार डाउट ये भी आता है कि सर एक बात बताओ, ये सराउंडिंग्स इतना बड़ा लेना जरूरी है क्या? एक बात बताओ, आप मान लो सिस्टम आपने ये कंटेनर लिया, इस रूम में बैठ के आप एक कंटेनर में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन इंसर्ट करके आपने ये बोला कि देखो अमोनिया बनेगी कि नहीं बनेगी, इसको स्टडी करते हैं। सर इस कंटेनर में जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अमोनिया आप बना रहे हो, इस कंटेनर पे इस बात का क्या फर्क पड़ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में क्या चल रहा है? बोलो। लेकिन आपने तो कहा है कि नहीं, इस कंटेनर को छोड़ के पूरा यूनिवर्स क्या है, सराउंडिंग्स है। समझना इस बात को, इस कंटेनर को छोड़ के मान लो एक क्लोज कंटेनर है जिसमें हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप क्या कह रहे हो कि इस कंटेनर को छोड़ के पूरा यूनिवर्स ही क्या है, सराउंडिंग्स है। सर इस कंटेनर पे बहुत दूर अगर अपन चले जाए, इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया तो दूर चले गए, आप ये भी देखो कि जयपुर में क्या चल रहा है, इसका बात का भी कोई कंटेनर पे ऐसा कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो क्या वाकई में हमें इतना बड़ा सराउंडिंग्स लेना चाहिए? तो जब कभी भी हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी करते हैं ना, ऐसे हम सराउंडिंग्स को देखो डिफाइन तो करते नहीं है कि हम ये बोलते हैं कि बाय डेफिनेशन तो पूरा यूनिवर्स ही क्या है, अदर देन सिस्टम, सराउंडिंग है। सही बात है। लेकिन जब कभी भी इसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में अप्लाई किया जाता है, तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में अप्लाई करते दौरान या स्टडी करने के दौरान ना, आपको कभी भी सराउंडिंग बहुत वास्ट लेने की जरूरत नहीं है। कि सर रूम में अगर कंटेनर है तो आप जिस इसके आसपास की चीजें देख लो, है ना, कि आसपास में क्या हो रहा है, टेम्परेचर बाहर ज्यादा है कम है, उतना सफिशिएंट होगा। हाँ लेकिन सर यही चीज अब कोई ये बोले कि नहीं मुझे तो कोटा का क्लाइमेट स्टडी करना है, तो अब इसमें उसी प्रोपोर्शन में हमको सराउंडिंग भी लेना पड़ेगा। कोटा में दिन कैसा है, सनलाइट कैसे पड़ रही है ना, सन की पोजीशन कैसी है, सही बात है, हवा किधर से किधर चल रही है, ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं किसको, क्लाइमेट को, टेम्परेचर को। बोलो, क्लाइमेट या फिर टेम्परेचर को, हवा किधर से किधर चल रही है, ड्राई एयर आ रही है कि क्या बोलते हैं मॉइस्ट एयर आ रही है ना, ये सारी फैक्टर्स वो हैं जो टेम्परेचर को अफेक्ट कर सकते हैं। तो अब हमें हो सकता है सराउंडिंग में हमें बे ऑफ बंगाल को भी कंसिडर करना पड़े और अरेबियन सी को भी कंसिडर करना पड़े। तो ये डिपेंड करता है कि आप सिस्टम कितना बड़ा ले रहे हो। सही बात है ना। ठीक।
जनरली इतने बड़े सिस्टम पे अपन कभी भी अप्लाई नहीं करेंगे। अपने पास सिस्टम के नाम पे सिंपल सी कहानी इतनी होगी कि कंटेनर होगा जिसमें कोई गैस भरी होगी, उसको एक्सपांड या कंप्रेस कर रहे होंगे। जो अभी अपने को जिन चीजों के साथ डील करना है उसके बारे में बता रहा हूँ। अभी एक कंटेनर होगा जिसमें कोई गैस भरी होगी, उस गैस को एक्सपांड या कंप्रेस आप कर रहे होंगे, तो सर उस कंटेनर के आसपास की चीजों को आप क्या कह सकते हो? सराउंडिंग कह सकते हो। बट अगर कोई बाय डेफिनेशन पूछे तो बाय डेफिनेशन तो ऐसा है, पूरी यूनिवर्स के दो ही पार्ट है, एक है सिस्टम, दूसरा है सराउंडिंग। कोई तीसरी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, कोई तीसरा पार्ट एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है ना? ओके, इसको लिख दिया, आगे चलूं। तो सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री लाइन की बात अपन ने करी, और इसके साथ साथ हमने ये भी समझा कि देखो सर, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ना आपस में किन किन चीजों का एक्सचेंज हो सकता है। तो बोला एक्सचेंज या तो मैटर या फिर एनर्जी या फिर दोनों या कोई भी नहीं। ये डिपेंड करेगा आप जो सिस्टम ले रहे हो वो किस टाइप का है, या उस सिस्टम की जो बाउंड्री लाइंस है वो किस टाइप की है। सही बात है। तो अलग अलग टाइप के सिस्टम, हम किस चीज का ट्रांसफर होगा किस चीज का ट्रांसफर नहीं होगा, इस बेसिस पे हम सिस्टम को भी तीन कैटेगरी में ट्रांसफर कर सकते हैं। कौन कौन सी तीन कैटेगरी? देखो, सेकेंड पॉइंट, टाइप्स ऑफ सिस्टम। डिपेंडिंग ऑन on matter or energy transfers. Systems are of three types. कौन कौन से तीन टाइप होते हैं भाई सिस्टम के? बिल्कुल सिंपल नाम है। एक होता है ओपन सिस्टम, एक होता है क्लोज्ड सिस्टम, और एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम। ये तीनों नाम किस आधार पर दिए गए हैं भाई? मतलब क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है, किस आधार पर आप क्लासिफाई कर रहे हो, वो क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है? सर डिपेंड करता है कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में किस टाइप का सिस्टम है। क्या ऐसा सिस्टम है जिसमें मैटर एनर्जी दोनों ट्रांसफर हो सकते हैं? क्या ऐसा सिस्टम है जिसमें मैटर नहीं, केवल एनर्जी का ट्रांसफर होगा? या ऐसा सिस्टम है जिसमें मैटर और एनर्जी दोनों का ही ट्रांसफर नहीं होता है? अगर ओपन सिस्टम है, ओपन सिस्टम का मतलब क्या हुआ भाई? सर कोई भी ओपन कंटेनर मान लो आप, कोई भी ओपन, जैसे ये रूम है अपना, सर रूम में हवा आ रही है जा रही है, एनर्जी भी आ रही है जा रही है, इट इज अ ओपन सिस्टम, इट इज अ ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम में किस चीज का ट्रांसफर हो सकता है? ओपन सिस्टम में सर मैटर का भी ट्रांसफर हो सकता है, एनर्जी का भी ट्रांसफर हो सकता है। तो ओपन सिस्टम किसको बोलोगे भाई? ऐसा सिस्टम जिसमें मैटर एज वेल एज एनर्जी बोथ ट्रांसफर कैन टेक प्लेस। ऐसा सिस्टम जिसमें मैटर एज वेल एज एनर्जी दोनों के ट्रांसफर्स हो सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे? ओपन सिस्टम। आप कोई भी ओपन कंटेनर में कुछ भी खाना बना रहे हो या कुछ भी चीज पका रहे हो, इट इज अ ओपन सिस्टम, इट इज अ ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम, सर क्लोज सिस्टम ऐसा सिस्टम होगा जिसमें, क्लोज सिस्टम मतलब कोई भी क्लोज कंटेनर भाई। और अगर क्लोज कंटेनर है, एक चीज समझो, आप जो भी प्रोसेस करवा रहे हो वो एक क्लोज कंटेनर में करवा रहे हो, तो क्या होगा? तो अगर कंटेनर बिल्कुल क्लोज्ड है चारों तरफ से, तो क्या इसमें मैटर का ट्रांसफर होगा? सर मैटर का ट्रांसफर नहीं हो सकता। एनर्जी, सर एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कंटेनर की वॉल्स कंडक्टिंग है कि नहीं है। सर इसी क्लोज कंटेनर की जो वॉल्स हैं, बाउंड्री लाइन है बेसिकली, उसको एकदम थर्मली इंसुलेट कर दें हम, उसको एकदम थर्मली इंसुलेट कर दे। थर्मली इंसुलेट कर देंगे तो फिर क्या होगा? सर एनर्जी का ट्रांसफर भी नहीं हो पाएगा। ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। ऐसा सिस्टम जिसमें ना तो मैटर और ना ही एनर्जी, ना तो मैटर और ना ही
एनर्जी का ट्रांसफर हो ऐसे सिस्टम को अपन क्या कह सकते हैं? तो बताओ, डेफिनेशन लिख दोगे? अगर मैं बोलूं क्लोज सिस्टम किसको बोलेंगे? ए सिस्टम इन विच एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस बट मैटर ट्रांसफर कैन नॉट टेक प्लेस, है ना? ए सिस्टम इन विच मैटर एज वेल एनर्जी ट्रांसफर कैन नॉट टेक प्लेस, आइसोलेटेड सिस्टम। नाम से क्लियर है, ओपन मतलब सब चीजों के लिए ओपन है, क्लोज्ड मतलब क्लोज्ड है फॉर मैटर, एनर्जी ट्रांसफर अभी भी हो सकता, आइसोलेटेड मतलब मैटर और एनर्जी दोनों के ही ट्रांसफर नहीं हो सकते। क्लियर है? बोलो। ठीक है, अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूं कुछ सिस्टम्स के, आप मेरे को ये बताना कि ओपन कंटेनर है, सॉरी ओपन सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है या आइसोलेटेड सिस्टम है। ठीक है ना? आपको ये बताना है ओपन सिस्टम है, क्लोज। ये पानी की बोतल है, ढक्कन लगा हुआ है, बताओ कैसा सिस्टम है? जैसा आपको दिख रहा है, इट इज अ क्लोज सिस्टम। ये ग्लास है, ये हटा देता हूं, अब कैसा सिस्टम है? नाउ इट इज ओपन सिस्टम। सर ये पानी उड़ सकता है ना, यहाँ पे, और इसको ढक दूं तो ऐसे बिल्कुल, नाउ दिस हैज बिकम क्लोज सिस्टम। बात समझ में आ रही ना? ठीक, तो ऐसा है ओपन सिस्टम इज, सिंपल एग्जांपल क्या है सर? कोई भी ओपन कंटेनर जो है, क्लोज सिस्टम सर कोई भी क्लोज्ड कंटेनर जो है, लेकिन क्लोज्ड कंटेनर ऐसा होना चाहिए, क्लोज कंटेनर ऐसा होना चाहिए जिसकी वॉल्स जो हैं, है ना? और आइसोलेटेड सिस्टम कौन होगा? सर ऐसा कह सकता हूं कि थर्मली इंसुलेटेड क्लोज्ड रिजिड कंटेनर। ऐसा कह सकता हूं, थर्मली इंसुलेटेड मतलब जिसमें कंडक्शन कन्वेक्शन वगैरह नहीं हो सकते, क्लोज्ड है और रिजिड भी है। ठीक है ना? गैस का सिलेंडर कैसा कंटेनर है? गैस सिलेंडर, एलपीजी वाला, कैसा सिस्टम है? क्लोज सिस्टम है। सही बात है। क्यों है क्लोज सिस्टम? सर स्टील का कंटेनर है, इसके थ्रू सिर्फ एनर्जी का ही ट्रांसफर हो सकता है। सही बात है। ह्यूमन बॉडी कैसा सिस्टम है? ह्यूमन बॉडी कैसा सिस्टम है? क्लोज सिस्टम है। खाना नहीं खाते क्या? इट इज एन ओपन सिस्टम। हाँ, सांस नहीं ले रहे क्या? बोलो, ले रहे ना? इट इज अ ओपन सिस्टम, ह्यूमन बॉडी इज अ ओपन सिस्टम। फ्रिज कैसा सिस्टम है? सर डिपेंड करता है फ्रिज बंद है कि खुला हुआ है, डिपेंड करता है कि फ्रिज का डोर जो है वो बंद है कि, अच्छा चलो क्लोज्ड फ्रिज की बात करते हैं। फ्रिज का डोर डोर जो है वो क्या है? बंद है। अब बताओ कैसा सिस्टम है? आइसोलेटेड। क्या इसमें एनर्जी के भी ट्रांसफर नहीं हो रहे? बिना बिजली के थोड़ा ना चलता है फ्रिज। बोलो, एनर्जी किस फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एनर्जी का कोई सा भी फॉर्म हो सकता है सर, बिना बिजली के नहीं चलता है ये। समझ के बात को? एनर्जी ट्रांसफर तो होते हैं, लेकिन अगर डोर मान लो बंद कर रखा आपने तो फिर मैटर का ट्रांसफर यहाँ पे ऑब्वियसली नहीं हो रहा है। अगर डोर ओपन है तो, अगर डोर ओपन है तो कैसा सिस्टम है? तो सर फिर तो ओपन सिस्टम है। सही बात है। ओपन डोर में तो जो भी गैसेस हैं वो भी पास होंगी। सही बात है। आप कोई भी मटेरियल ट्रांसफर कर रहे हो, है ना? फ्रिज, और इनफैक्ट अपन क्लोज्ड फ्रिज की बात कर रहे हैं। प्रेशर कुकर कैसा सिस्टम है? प्रेशर कुकर इज अ क्लोज्ड सिस्टम। क्यों सर, क्लोज्ड क्यों है? हाँ, अब ऑब्वियसली इसमें कुछ कंडीशंस आपको लगानी पड़े। सर प्रेशर कुकर में पहले तो कुछ चीजें डालोगे ना, आप पानी डाल रहे हो, चावल डाल रहे हो, जो भी है, तो मैटर आपने ट्रांसफर करा। नहीं भाई, उस टाइम पे अपन बात नहीं कर रहे, जब मैटर सारी चीजें रख के इसके अंदर, और उसके बाद जब अपन ने ढक्कन लगा दिया, अब मैं पूछ रहा हूँ ये कैसा सिस्टम है? थोड़ी देर बाद में सर क्या होगा? सर इसमें से सीटी लगती है तो क्या होता है? गैस ही तो निकलती है इसके अंदर से। बोलो, उस टाइम पे कैसा सिस्टम है?
ओपन सिस्टम है सर, कुकर के अंदर से अगर गैस निकल रही है, वाटर वेपर्स निकल रही हैं, तो मैटर निकल रहा है। सही बात है ना? ठीक। क्लोज्ड प्रेशर कुकर को आप, और सीधी सी बात आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी सिस्टम को ऑब्जर्व करके ना, ये ओपन कंटेनर है कि क्लोज्ड कंटेनर है ना? अच्छा, इसके भी एक दो एग्जांपल बता दो, इसके ज्यादा एग्जांपल है नहीं। आप थर्मस फ्लास्क को एक आइसोलेटेड सिस्टम जैसा ट्रीट कर सकते हो, है ना? किसको? थर्मस फ्लास्क को एक आइसोलेट, जो बोतल है बेसिकली अपनी, है ना, जिसमें काफी टाइम तक जो है चीजें गर्म या ठंडी चीजें ठंडी रह जाती है, उसको क्या बोल सकते हैं? काइंड ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम बोल सकते हैं। परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम ये भी नहीं है, परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम एग्जिस्ट करता ही नहीं है। परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम एग्जिस्ट, हाँ, अनटिल अनलेस आप ये कहो कि नहीं सर पूरे यूनिवर्स को ही एक सिस्टम मान लेते हैं, पूरे यूनिवर्स को ही हम क्या कर लेते हैं, एक सिस्टम मान लेते हैं। अब बताओ क्या होगा? तो पूरे यूनिवर्स को ही सिस्टम मान लिया तो फिर सराउंडिंग तो कुछ बचा नहीं। बोलो, सराउंडिंग अगर कुछ बचा नहीं तो फिर क्या हुआ? जो भी चीज है, जो भी ट्रांसफर है, वो सिस्टम के अंदर अंदर ही हो रहा है। होल यूनिवर्स इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। अगर पूरे यूनिवर्स को आप एक सिस्टम मान रहे हो तो फिर नाउ दिस इज बिकम एन आइसोलेटेड सिस्टम। एक आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में देखो और चीजें समझो आप, इसका और मतलब क्या होगा? सर इसका मतलब एक चीज देखो ना, आप आइसोलेटेड सिस्टम कहने का मतलब वो सिस्टम है जिसको भाई सराउंडिंग हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि देखो सराउंडिंग हुआ तो भी वहां से कोई चीज आ जा तो रही है नहीं। सही बात है। आइसोलेटेड सिस्टम वो है जहां पे सराउंडिंग का होना या नहीं होना, भाई सराउंडिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले कब करेगा? तो सराउंडिंग अफेक्ट तब कर सकता है सिस्टम की चीजों को जब सराउंडिंग से या तो मैटर या एनर्जी के ट्रांसफर हो रहे हैं, जो कि ओपन में भी हो रहे हैं, दोनों चीजों के हो रहे हैं, और क्लोज में भी हो रहे हैं। आइसोलेटेड सिस्टम में तो सर मैटर या एनर्जी का ट्रांसफर ही नहीं हो रहा है। ट्रांसफर नहीं हो रहा तो यहाँ पे सराउंडिंग का कोई मतलब ही नहीं है। बोलो, यहाँ पे सराउंडिंग का कोई मतलब नहीं है, या सिस्टम के अंदर जो भी चीजें चल रही हैं, जो भी प्रोसेस हो रहा है, या जो भी चीज आप ऑब्जर्व कर रहे हो एक आइसोलेटेड सिस्टम में, सर उसमें सराउंडिंग का कोई लेना देना नहीं है, या सराउंडिंग का कोई भी प्रभाव ऐसे सिस्टम पर नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा जब सराउंडिंग का प्रभाव, तो सराउंडिंग्स को मानो या नहीं मानो बात तो एक ही है। बोलो, ठीक है। तो ये तीन टाइप के सिस्टम होते हैं भाई, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, या फिर आइसोलेटेड सिस्टम। ध्यान देना, आइसोलेटेड सिस्टम में अपन ने ये कहा है एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता। एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होने का मतलब क्या हुआ? सर एनर्जी किसी भी फॉर्म में ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए, केवल हीट ही एनर्जी नहीं होती है, केवल हीट ही एनर्जी नहीं होती है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज होती है। सही बात है। जितने भी टाइप ऑफ एनर्जी है, किसी भी फॉर्म में एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, तभी आप क्या कहोगे? आइसोलेटेड सिस्टम कहोगे। क्लियर है? ठीक है भाई। तो डिपेंडिंग ऑन मैटर या एनर्जी के ट्रांसफर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, अपने सिस्टम तीन टाइप के हो सकते हैं, ओपन, क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड। खैर, अपन ज्यादातर जो स्टडी कर रहे होंगे वो कर रहे होंगे या तो क्लोज सिस्टम की या फिर आइसोलेटेड सिस्टम की, है ना? ओपन सिस्टम की बात अपन बहुत कम करेंगे। लिख दिया भाई इसको। ठीक है। अगली जो टर्म है वो है स्टेट ऑफ सिस्टम। क्या है? स्टेट ऑफ सिस्टम। स्टेट ऑफ सिस्टम का क्या मतलब है? स्टेट ऑफ सिस्टम
या इसको आप ऐसा समझो कि ये काइंड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिस्टम है, इट इज काइंड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिस्टम है, ठीक है ना। स्टेट ऑफ सिस्टम या आइडेंटिफिकेशन या किसी भी सिस्टम की पहचान, है ना, किसी भी सिस्टम की पहचान क्या है, कैसे बताई जाएगी, है ना। तो एक बात बताओ, मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं कि लेट्स से आपका कोई दोस्त है, वो गुम गया, आपको एडवर्टाइजमेंट देना है न्यूज़पेपर में, आपने पढ़े होंगे ऐसे, गुमशुदा की तलाश। तो आपको वो वाला एडवर्टाइजमेंट देना है, ठीक है ना। बताओ उसमें क्या क्या चीजें लिखी होती है। ठीक है, चलो वन बाय वन बात करते हैं। नेम, एज, कलर, है ना, हाइट, कपड़े कैसे स्पेसिफाई, कैसे पहन रखे हैं उसने, है ना, ये सारी चीजें। अब एक बात बताओ, ये सारे जो फीचर्स आप बता रहे हो, ये नाम, एज, है ना, हाइट, कलर, कपड़े, है ना, ये सारी बातें जो बता रहे हो आप, है ना, ये सब क्या है। क्या ऐसा नहीं लग रहा कि ये तो सर उस पर्टिकुलर इंसान की पहचान हम बताना चाह रहे हैं कि भाई अगर ये सारे फीचर्स मैच करे करते हुए दिखाई दे आपको, तो आप कह सकते हैं कि दिस इज द सेम पर्सन, दिस इज द सेम पर्सन, दैट इज द स्टेट ऑफ दैट पर्सन। जो आपने जो भी पैरामीटर्स स्पेसिफाई करे ना, ये क्या है, उस पर्सन के क्या है, स्टेट है, उस पर्सन की क्या है, कि भाई ऐसे अवस्था में आपको ये देखने को मिलेगा। अगर इनफैक्ट आपको कहीं पे भी दिखता है तो ये आपको ऐसा दिखेगा, ऐसा। तो इसका मतलब क्या कर रहे हो आप, सर उस एक पर्टिकुलर पर्सन की स्टेट को हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर पर्सन की स्टेट को हम क्या कर रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो स्टेट कैसे बताई जाएगी, सर स्टेट बताने के लिए आप किसी भी चीज की, ये तो ठीक है, अपन ने एग्जांपल के तौर पे एक पर्सन की स्टेट बताई। स्टेट बताने के लिए सर जिस किसी भी सिस्टम की आप स्टेट बताना चाह रहे हो, उस सिस्टम से रिलेटेड कुछ पैरामीटर्स आपको बताने होंगे। अब इसी सवाल को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं। एक कंटेनर है मेरे पास, उसमें गैस भरी हुई है, या कंटेनर छोड़ो, ये पानी की बोतल है, इसमें पानी है, एंड दिस वाटर इज आवर सिस्टम, ठीक है जी। इस सिस्टम की स्टेट कैसे बताओगे, क्या क्या बातें बताना चाहोगे। मान लो आपको नहीं पता है कि पानी है, आपको यह पता है कि हाँ कुछ लिक्विड है, कोई लिक्विड है, ठीक है ना। आप आए, एंटर किए, है ना, और आपने देखा कि बोतल में कोई लिक्विड रखा हुआ है, और आपको बताना है, किसी को रिपोर्ट करना है कि यहाँ पे एक बोतल है जिसमें एक लिक्विड रखा हुआ है ना। तो आप क्या क्या बातें बताओगे इसके बारे में, सर ये 1 लीटर की बोतल है जिसमें एक लिक्विड रखा हुआ है, ऑलमोस्ट पूरी भरी हुई है। सबसे पहली बात आपने वॉल्यूम बताया इसका, वॉल्यूम, अमाउंट कह सकते हो, वॉल्यूम कह सकते हो, ठीक। सर इट इज कलरलेस, इसका कोई कलर दिखाई नहीं देता, जस्ट लाइक वाटर, सही बात है, बोलो, ये सारी चीजें बताओगे। इसके बाद अगर और भी चीजें बतानी हो, या और भी चीजें आपको पता लगे कि सर ये बोतल जो है, ये दिस इज ऑफ रेड, बोतल का नहीं, पानी का ही बताना अपने को, मतलब इसके अंदर जो लिक्विड है उसी के स्टेट बताने हैं, तो और क्या क्या चीजें बताना चाहोगे। इसका टेम्परेचर इतना है, सराउंड इस टेम्परेचर पे रखा हुआ है, सही बात है, ये सारी चीजें बताओगे। अगर मान लो और भी स्पेसिफिकेशन आपको बताने हो, तो फिर क्या करोगे, सर फिर तो फर्दर देखो केमिकल टेस्टिंग के थ्रू ही बता पाएंगे, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है जस्ट बाय मेजरमेंट और जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन हम बता सकते हैं, इसका मास, अमाउंट, कलर, ये सारी चीजें हम बता सकते हैं जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन, सही बात है ना। लेकिन अगर मान लो कल को आपको अब ये आगे और पता लगाना हो कि नहीं ये क्या लिक्विड है, या इस लिक्विड में क्या चीजें प्रेजेंट है, तो फिर आप क्या करोगे, सर केमिकल प्रॉपर्टीज में जाएंगे, और केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए सर प्रॉपर जो लेबोरेटरी मेथड होते हैं वो अपन यूज करेंगे। इस लिक्विड का थोड़ा सा अमाउंट लेंगे, उसको टेस्ट करेंगे कि क्या है क्या नहीं है, फाइनली पता लगा कि ये तो पानी है, ठीक है ना, बोलो। तो कहने का मतलब, अगर आपको कोई भी सिस्टम दिखे, अब पानी को छोड़ो, एक और एग्जांपल लो आप, एक कंटेनर है जिसमें गैस रखी हुई है, जिसमें गैस रखी हुई है, सही बात है, मान लो वही ट्रांसपेरेंट ग्लास का कंटेनर है ना, इसमें गैस रखी हुई है, क्या क्या बातें बताओगे।
इस गैस की स्टेट को बताने के लिए क्या क्या बातें बताओगे? वही पहला तो सर अमाउंट या वॉल्यूम, टेम्परेचर बताएंगे, और सर प्रेशर भी मेजर कर सकते हैं, है ना? अमाउंट मतलब मोल्स भी मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर भी हो गया, डेंसिटी भी बता सकते हैं। अगर कोई मान लो कलरलेस गैस है तो कलरलेस बोल देंगे, या कोई सर्टेन कलर की गैस दिख रही है तो उसका कलर भी बताएंगे। सही बात है। तो ये सारी बातें बता के आप क्या स्पेसिफाई करना चाह रहे हो कि सर इस कंटेनर में जो भी सब्सटेंस, जो भी लिक्विड, गैस, सॉलिड, जो भी मेरे को दिखाई दे रहा है, उसकी स्टेट क्या है, उसकी। अब सवाल वही है, बताओ स्टेट ऑफ सिस्टम कैसे बताई जाती है? व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट ऑफ सिस्टम? व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट ऑफ सिस्टम? सर किसी भी सिस्टम की स्टेट जो है कैसे स्पेसिफाई करी जाएगी? विद द हेल्प ऑफ सर्टेन थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स। विद द हेल्प ऑफ सर्टेन थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स। ये थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स क्या क्या हो सकते हैं? सर हम बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स के बारे में जानते हैं जो फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज को बताने के काम आते हैं। बोलो। हम बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स को जानते हैं जो किसको बताने में काम आते हैं? फिजिकल या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें से कॉमन टाइप के सर मोल्स हमने पढ़ रखा है, मास हम जानते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर भी हम समझते हैं। बोलो। अभी के लिए एटलीस्ट पीवी इक्वल टू एनआरटी के अकॉर्डिंग ये 4-5 पैरामीटर के लिए तो हाँ बोलो कि हाँ सर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल्स, ये सब क्या होता है, मास क्या होता है, ये सब हम जानते हैं। एंड दीज आर द पैरामीटर्स which can be used to specify the physical properties। या कुछ और भी, अगर कलर हो गया, कुछ और भी पैरामीटर्स अगर और ज्यादा डिटेल में चाहिए तो सर आगे केमिकल प्रॉपर्टीज को बताने के लिए आपको कुछ सर्टेन डिफरेंट पैरामीटर्स की जरूरत पड़ती है। और वो पैरामीटर्स भी हम किस आधार पर डिसाइड करते हैं? सो तो सर मेजरमेंट के बेसिस पे डिसाइड होता है, या एक्सपेरिमेंटल तरीके से ही डिसाइड होगा। क्लियर है? तो स्टेट ऑफ सिस्टम का मतलब क्या हुआ? कुछ सर्टेन थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स की मदद लेकर अगर आप किसी भी सिस्टम के बारे में बता रहे हो कि इसके पैरामीटर्स की वैल्यू क्या क्या है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? इन पैरामीटर्स के सेट को अपन क्या बोलेंगे? एक पर्टिकुलर स्टेट। इस पैरामीटर्स के सेट को ही अपन क्या बोलेंगे? पर्टिकुलर स्टेट। यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि किसी भी सिस्टम की स्टेट जो है उसको डिफाइन करने के लिए या उसको बताने के लिए वी हैव टू यूज सर्टेन थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स। सही बात है। बिना थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स के आप कुछ भी नहीं बता सकते। आप सर्टेन थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स की हेल्प लोगे और इन पैरामीटर्स के आधार पर आप जो है इनकी कुछ सर्टेन वैल्यू बताओगे, जिसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि भाई ये सिस्टम जो है इस पर्टिकुलर स्टेट में है। क्लियर है? बोलो। तो इसको लिखते हैं फटाफट। स्टेट ऑफ सिस्टम क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है? स्टेट ऑफ द सिस्टम, इट इज डिफाइंड with the help of certain thermodynamic parameters। कुछ सर्टेन थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स की मदद से आप जो है किसी भी सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करते हैं। एंड आप ये कह सकते हैं इनफैक्ट ए सेट ऑफ थर्मोडायनेमिक पैरामीटर, ए सेट ऑफ thermodynamic parameters is called state of system, is called a state of system। स्टेट ऑफ सिस्टम जैसे समझना, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बोलूं कि बेटा अपने पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में कोई गैस या कोई आइडियल गैस भरी हुई है। गैस मतलब हमेशा हर एक गैस को हम तो आइडियल ही मान के चलते हैं, है ना? अगर मैं बोलूं इसका प्रेशर P1 है, इसका वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T1 है, तो आप ये कह सकते हो क्या कि सर ये इस सिस्टम की एक स्टेट है जिसको डिफाइन करने में आपने 3 पैरामीटर्स बता रखे हैं। कौन कौन? प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। बोलो। तो इसको मैं क्या कह सकता हूं? स्टेट 1 कह सकता हूं। अब मान लो आपने कोई भी इस पे कोई भी प्रोसेस किया, है ना?
प्रोसेस कुछ भी हो सकता है, कोई रिएक्शन करवा दी या इसका फिजिकल स्टेट चेंज करवा दिया या सिंपली कंप्रेशन एक्सपेंशन हो रहा है। और इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से सर इस आइडियल गैस के जो पैरामीटर्स थे वो चेंज होके क्या हो गए, P2 V2 हो गए, और टेम्परेचर अभी भी उतना ही है, T1 है। टेम्परेचर सेम है लेकिन प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो गए। अब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि बताओ बेटा, ये दोनों थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स का जो सेट है वो सेम है या अलग अलग है? सेम है या फिर अलग अलग है? आप सोचो, वही आपने एक ऐड दिया गुमशुदा की तलाश, है ना, उसमें 5 पॉइंट्स आपने लिखे, मतलब 5 पैरामीटर आपने यूज करे, और आपको एक आदमी मिल गया जिसके 4 पैरामीटर मैच हो रहे हैं। जो आपने स्पेसिफिकेशन दिए थे 4 मैच हो गए लेकिन 5वां मैच नहीं हुआ, क्या बोलोगे कि ये वही आदमी है? नहीं सर, वही आदमी तो तब बोलेंगे जब सारे पैरामीटर्स क्या हो जाए। यहाँ पे क्या हो रहा है सर, आप टेम्परेचर को बराबर बता रहे हो लेकिन प्रेशर वॉल्यूम कहाँ बराबर है? प्रेशर वॉल्यूम तो अलग है, प्रेशर वॉल्यूम अलग है। और इनफैक्ट मैं ये कहूं कि सर एक सिंगल फीचर भी अलग हुआ ना, तो हम इसको एक डिफरेंट स्टेट बताएंगे, हम इसको एक डिफरेंट स्टेट बताएंगे। बोलो, तो इसको मैं वापस स्टेट 1 ही कहूं या स्टेट 2 कहूं? सर आपको इसको स्टेट 2 कहना चाहिए, ठीक है ना। फिर से मान लो इस पे कोई प्रोसेस किया आपने, है ना, और प्रोसेस की वजह से इस आइडियल गैस का मान लो प्रेशर हो गया P1, वॉल्यूम हो गया V1 और टेम्परेचर हो गया T2। बताओ सेम स्टेट है या अलग अलग है? देखो 1 से मैच नहीं हो रही क्या? नहीं सर, अभी भी टेम्परेचर, अगर एक सिंगल फीचर भी अलग हुआ तो हम इसको क्या कहेंगे? सर ये अपने आप में एक अलग टाइप की स्टेट है, क्योंकि ये ना तो एग्जैक्टली 2 से मैच हो रही है ना ही एग्जैक्टली 1 से मैच हो रही है। बोलो, मान लो फिर से इस पे कोई प्रोसेस हुआ, और प्रोसेस होने के बाद जो आइडियल गैस है और उसका प्रेशर मान लो P1 मिला, वॉल्यूम V1 मिला, टेम्परेचर T1 मिला। अब बताओ ये अलग स्टेट है या किसी से मैच कर रही है? सर देखो, ये एग्जैक्टली सारे पैरामीटर्स स्टेट 1 से मैच कर रहे हैं, तो अब आपको इसको स्टेट 4 बोलने की जरूरत नहीं है। ये वाकई में क्या है? स्टेट 1 ही है, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, कोई भी सिस्टम अलग स्टेट में है या नहीं है, कैसे पहचानना है? सर उस सिस्टम के जो भी पैरामीटर्स हमें दिए जा रहे हैं ना, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर वगैरह इस टाइप की चीजें, वो देखेंगे, है ना, वो देखेंगे और अकॉर्डिंगली हम बात करेंगे, ठीक है ना। चलो चलते हैं फिर, अगली क्लास में मिलेंगे, स्टेट ऑफ सिस्टम से आगे बात करें, ठीक। और ये आयनिक का सॉल्युबिलिटी वाले पार्ट का होमवर्क कंप्लीट करो भाई, है ना, उसको डिस्कस करते हैं आगे, अपने को 2 और 4 भी करनी है एक्सरसाइज, ठीक है ना। जिन लोगों ने फिनिश कर लिया वो 4 एक्सरसाइज 4 करना शुरू कर दो, ठीक है ना।